वेलकम टू द सनराइज सीनियर सेकेंडरी ऑनलाइन एजुकेशन। ये देखिए, हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी गैस की, सॉलिड की एंड लिक्विड की। आपको पता था सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस बताया था कि होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन इनसे रिलेटेड। आपको पता है सॉलिड की फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है। आपको पता है लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती बट फिक्स वॉल्यूम होता है। और आपको पता है गैस की ना फिक्स शेप है ना फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस जिससे रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन शुगर एंड सोल्ट केप्ट इन ए डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ जार, आर दे सॉलिड। आपने पढ़ा है कि देखो चीनी या नमक जिस बर्तन में डाले उस बर्तन की शेप ले लेते हैं, वो जानते हो। तो फिर क्या वे सॉलिड हैं? अब खुद सोचो, जब शुगर या सोल्ट को अलग अलग जार में भरेंगे तो दोनों उसी जार की शेप ले लेते हैं। क्या वे सॉलिड हैं? आपको मैंने कल पढ़ाया था कि सॉलिड तो अपनी फिक्स शेप रखते हैं। कुर्सी की फिक्स शेप होती है, दरवाजे की फिक्स शेप होती है। वो टूट सकते हैं लेकिन अपनी शेप नहीं चेंज कर सकते। बट शुगर और सोल्ट को, शुगर नमक, वो सोल्ट होता है नमक, शुगर होता है चीनी। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो वे क्या बनाएंगे? उसी की शेप जिस बर्तन में वे रखे गए हैं। लेकिन वे क्या वे सॉलिड हैं? तो आंसर क्या है इसका देखें। द शेप ऑफ शुगर एंड सोल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स वेदर वी टेक इट आवर हैंड पुट इन जार सो दे आर सॉलिड। देखो, शुगर, चीनी और नमक जो उसके क्रिस्टल होते हैं, जो उसके दाने होते हैं, उनकी फिक्स शेप होती है। उनका साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, देखो चाहे आप उन दानों को हाथ पे लेके देखो या जार में डाल दो, एक चीज आपको कंफर्म मिलेगी यहाँ पे, क्या कि जो शेप है उन पार्टिकल की वो सेम रहेगी, इसलिए वे सॉलिड होते हैं। वी नो दैट द स्पंज कैन कंप्रेस देन इट इज सॉलिड। आपको पता है सॉलिड को आप दबा नहीं सकते, लेकिन स्पंज देखिए, फोम को आप दबा पाते हो। क्यों? क्या ये सॉलिड है? स्पंज इज ए सॉलिड बट वी कैन कंप्रेस इट। हम जानते हैं स्पंज सॉलिड होता है, गद्दे सॉलिड होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें दबा सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पंज हैज माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज फिल्ड। देखो जो फोम होती है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, और उन छेदों के अंदर हवा भरी होती है। व्हेन वी कंप्रेस इट, जैसे हम उन छेदों को दबा कंप्रेस करते हैं, द एयर इज कम आउट, उन छेद में से हवा बाहर आ जाती है। वी आर एबल टू कंप्रेस, इसलिए हम उसे दबा पाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वी नो दैट रबर बैंड कैन चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। आपको पता है रबर बैंड आपने देखा है, आप कहते हो सॉलिड की फिक्स शेप होती है, रबर बैंड भी तो सॉलिड है ना। उसकी शेप चेंज हो जाती है, आप उसे खींच के बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। रबर बैंड इज ए सॉलिड, रबर बैंड सॉलिड है। ऑन अप्लाइंग फोर्स रबर बैंड चेंज इट शेप, जब हम उसे जोर लगा खींचते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसकी आकृति बदल जाती है। बट इट रिगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव। तो इसका मतलब जब हम रबड़ को जैसे ही छोड़ेंगे वो अपनी असली शेप में वापस आ जाती है। क्यों? रबर बैंड इज सॉलिड बिकॉज, रबर बैंड सॉलिड भी है बिकॉज, क्योंकि मोलिक्यूल आर क्लोज टू वन अनदर एंड परफेक्टली सेट इन डेफिनेशन ऑफ सॉलिड। जो उसके छोटे छोटे मोलिक्यूल है, छोटे छोटे कण है रबर बैंड के, वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होते हैं। जैसे आप उन्हें छोड़ोगे वो वापस अपनी शेप में आ जाएंगे, और जो भी प्रॉपर्टी है सॉलिड की, उसके पार्टिकल वो सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। उन पार्टिकल टाइटली पैक होते हैं, ना उनके बीच में स्पेस होता। अगला पॉइंट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड। वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज पिघलना शुरू कर देती है, वो तापमान जिस पे कोई वस्तु पिघलना शुरू कर दे, उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट टू बॉइल। और वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज उबलना शुरू कर दे। देखो मेल्टिंग पॉइंट बर्फ का कितना है? 0 डिग्री पे बर्फ पिघलना शुरू कर देती है। इसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100। मेल्टिंग पॉइंट आइस का 0 है, क्योंकि 0 पे आइस पिघलनी शुरू हो जाती है। और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है? 100 डिग्री, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना शुरू कर देता है और भाप में चेंज हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर कन्वर्जन मतलब हमारे पास 3 स्केल होते हैं। देखो, सेल्सियस, फारेनहाइट एंड केल्विन। तो हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। सबसे फर्स्ट है
कन्वर्ट द सेल्सियस टू केल्विन, वी एट 273। जब हम सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हम 273 ऐड कर देंगे। एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें तो 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 40 प्लस 273 कितना आया 313 डिग्री केल्विन। तो 40 डिग्री में अगर 273 ऐड कर दें तो हमें 313 मिल जाएगा जो कि केल्विन में आ जाएगा। अब उल्टा करते हैं, केल्विन से सेल्सियस बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमने इसने 273 केल्विन दे दिया हमें, इसे सेल्सियस में चेंज करो तो 273 में से वो 373 में से 273 को माइनस कर दो, 100 डिग्री सेल्सियस आ गया आंसर, ठीक है। अंडरस्टैंड है, ये दोनों टॉपिक याद रखने हैं आपने आगे। अब सेल्सियस डिग्री को फारेनहाइट में बदलना है, किसमें, फारेनहाइट में। तो इसके लिए क्या रूल है, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। देखो इससे समझ आएगा, ये आपको एग्जाम्पल से फॉर्मूला है फारेनहाइट से वो सेल्सियस से फारेनहाइट बदलने का। कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इनटू फारेनहाइट। अब फारेनहाइट में चेंज करना है तो फॉर्मूले में लगाओ पहले 9/5C प्लस 32। C की वैल्यू कितनी है 50, 9/5 मल्टीप्लाई 50 प्लस 32, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 10 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 के आएगा और फिर प्लस 32 यहाँ पे आ गया। तो देखो दोबारा 9 को 50 10 5 10 जा 15, 10 की 9 से मल्टीप्लाई कराई 90 आ गया, फिर प्लस 30, 90 प्लस 32 कितना आया 122 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब फॉर्मूला टू कन्वर्ट फारेनहाइट टू सेल्सियस। अब उल्टा, फारेनहाइट में टेम्परेचर देखो सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूला है C इक्वल टू 5/9 F माइनस 32, ठीक है। 5/9 F माइनस 32। एग्जाम्पल देखते हैं, कन्वर्ट करो 113 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, तो C इक्वल टू 5/9 F माइनस 32 फॉर्मूला है सेल्सियस फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। तो C इक्वल टू 5/9 F की वैल्यू 113 माइनस 32, 5/9 मल्टीप्लाई 81 आ गया, 113 में से 32 जाएगा 81 की 9 से डिवाइड करी 9 आया, 9 5 मल्टीप्लाई 9, 9 5 जा 45 डिग्री सेल्सियस आंसर। अब इसने कहा, ये अलग क्वेश्चन है, व्हेन सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। देखो आपको एक जरूरी चीज बताता हूं, देखो एक बर्फ है, एक कटोरे में बर्फ भर डाल लें, ठीक है, डाल ली, वो थोड़ी देर बाद पिघलना शुरू कर देगी अपने आप ही। जैसे कटोरे में पानी भी भरता रहेगा, बर्फ भी पिघलती रहेगी। अब एक काम करें, आप थर्मामीटर लें, टेम्परेचर चेक करें। अगर आप बर्फ के ऊपर थर्मामीटर रखेंगे तो भी आपको 0 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलेगा। अगर जो आधा पानी बन चुका है उस पानी का टेम्परेचर लें तो भी 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। इसका मतलब टेम्परेचर बर्फ का भी और पिघले हुए का भी, पानी का भी, दोनों का सेम है। तो इसका मतलब सॉलिड पिघल रहा है, उसका टेम्परेचर सेम रहा है, तो फिर ये एनर्जी कहाँ जा रही है जो उसे बदल रही है। देखो एक बात बताता हूँ, जब तक वो पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती तब तक पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। मान लो वो पूरी बर्फ पिघल चुकी है, अब पानी का टेम्परेचर अलग होएगा। बर्फ का जैसे 0 होता तो पानी का 1 या 2 डिग्री मिलेगा। जब तक पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती तब तक टेम्परेचर सेम रहता है, पानी का भी बर्फ का भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि देखो जब सॉलिड पिघलता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है, लिक्विड का भी और सॉलिड वाले का भी, लेकिन एनर्जी कहाँ जाती है। जो टेम्परेचर होता है सिस्टम का डज नॉट चेंज। देखो आपको बताया बर्फ और पानी होता है, उसका टेम्परेचर सेम रहता है। इसी तरह जो टेम्परेचर है पूरे सिस्टम का वो भी चेंज नहीं होता जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती, पिघल नहीं जाती। ऐसा क्यों है, क्योंकि दिस हीट गेट यूज्ड इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। मतलब जो भी हीट इस्तेमाल हो रही है, जो भी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, देखो आपको पता है सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, एक दूसरे को अपने पास रखते हैं, खींच के रखते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। तो उस अट्रैक्शन फोर्स से छुटकारा पाने के लिए वो एनर्जी क्या करती है, उस फोर्स से छुटकारा पाने के लिए उस फोर्स को तोड़ देती है, कम कर देती है, वीक कर देती है, जिसकी वजह से पार्टिकल जो टाइटली पैक्ड होते हैं वो एकदम खुल जाते हैं। देखो सॉलिड के पार्टिकल टाइटली पैक है, जैसे मेरा हाथ में हमने आपको देख रहे हो अभी टाइटली पैक है, लेकिन जो हीट एनर्जी होती है वो इन पार्टिकल को ढीला कर देती है, जिससे फोर्स कम हो जाता है और पार्टिकल
ढीले हो जाते हैं और खुल जाते हैं, तो जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है। तो हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय द आइस विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर। और ये सारी एनर्जी कब इस्तेमाल होती रहेगी? बर्फ तब तक अपने अंदर भरता रहेगा एनर्जी को जब तक टेम्परेचर में बढ़ोतरी नहीं होगी। द हीट गेट हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ बीकर। अब जिस बीकर में आपने डाल रखी है बर्फ, ये सारी की सारी हीट एनर्जी बीकर के अंदर भर जाएगी, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। देखो ये छुपी हुई एनर्जी है। देखो एनर्जी क्या होती है? जो टेम्परेचर को चेंज कर दे, बट ये छुपी हुई एनर्जी, इसे लेटेंट मतलब छुपा हुआ, इसलिए लेटेंट इसलिए बोला जाता है। छुपी हुई एनर्जी है जो क्या करती है, जो फोर्स है उसको तोड़ती है और टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देती। अब आगे अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए लिक्विड वेपराइज द टेम्परेचर रिमेन सेम, सो व्हाट डज द हीट एनर्जी गो। अब देखो वही, अब पानी को उबाल लो, पानी उबलेगा, भाप बनेगा। पानी का टेम्परेचर लो उबलते हुए का 100 डिग्री मिलेगा, भाप का टेम्परेचर लोगे 100 डिग्री मिलेगा। जब तब कब तक होएगा ये काम? जब तक पूरा का पूरा पानी भाप नहीं बन जाता। मान लो पूरा पानी उबल के पतीले में खाली हो गया और वो भाप बन चुका है, तो भाप का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो लिक्विड वाला ये केस है। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज, वही टेम्परेचर सिस्टम का चेंज नहीं होगा। सिस्टम किसे बोल रहे हैं? सिस्टम उससे बोल रहे हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट हो रहा है, भाप वगैरह, पानी वगैरह, गैस वगैरह सब। ऑल लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, सभी लिक्विड जब तक वेपर में कन्वर्ट नहीं होता तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बिकॉज दिस हीट गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि जो हीट एनर्जी हो रही है वो यूज हो रही है उस स्टेट को चेंज करने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कर रही है। जो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है पार्टिकल्स के बीच में, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ये एनर्जी इस्तेमाल कर रही है। जब पार्टिकल खुले हो जाते हैं तो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब बाय लिक्विड एनी राइज इन टेम्परेचर। तो ये हीट एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है कौन? सारा लिक्विड अपने टेम्परेचर में चेंज करे बिना। तो दिस हीट हैड हीटन इनटू द कंटेंट ऑफ बीकर, सो इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। वही बात है कि ये हीट बीकर के कंटेंट में छुप जाती है, जो एक तरीके से छुपी हुई होती है। जो एनर्जी होती है वो छुपी हुई एनर्जी होती है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ती है। इस कारण हम इसे लेटेंट हीट बोलते हैं। अब देखो लेटेंट हीट और फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन मतलब आपको मैं सब समझाता हूँ। इस चीज को देखो पहले आप देखो, सॉलिड पिघल के लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनती है। देखो सॉलिड को गर्म करेंगे, लिक्विड बनेगा, लिक्विड को गर्म करेंगे, गैस बनेगी, मतलब वेपर। सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट होना बोलते हैं क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से गैस वेपराइजेशन। और अब आगे देखो, गैस से सॉलिड डिपोजिशन। उल्टा चलते हैं, सॉलिड से गैस बनना सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड बनना कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड बनता फ्यूजन। अब देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जरूरी है किसको? 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों एक गलती हो चुकी है यहाँ पे, आपने ना क्या करना है, छोटी सी हल्की सी मिस्टेक है, कुछ नहीं है वो। आपने लिक्विड टू सॉलिड होता है सॉलिडिफिकेशन और सॉलिड से लिक्विड होता है फ्यूजन। ये बस एरो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, याद रखना। सॉलिड से लिक्विड होता है फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड होता है सॉलिडिफिकेशन। इसे गलती को ठीक कर लेना। देखो जो हीट एनर्जी है वो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एनर्जी यूज करेगी उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वही अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर जो हीट एनर्जी जितनी भी हीट एनर्जी हमें चाहिए उसके बारे में बात हो रही है। मतलब 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी हीट आपको जरूरी है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये सभी काम बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। जहाँ में थोड़ी मिस्टेक है उसे चेंज कर लेना। सॉलिड से लिक्विड होता है फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड होता है सॉलिडिफिकेशन।
अब आपको बताया, देखो यहाँ मैंने लिख रखा है फ्यूजन होता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड, वेपराइजेशन प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस, कंडेंसेशन प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड, सब्लिमेशन प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, और डिपोजिशन प्रोसेस टू कन्वर्ट गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड। तो वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को हम ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सॉलिड CO2 होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में। क्यों? जैसे ही प्रेशर कम करोगे वो क्या करता है, मतलब प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक कम हो जाए तो बिना लिक्विड में बदले वो अपने आप को सीधा किस में कन्वर्ट कर लेता है? गैस में। इसलिए हम इसे सॉलिड CO2 बोलते हैं। ठीक है, ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड CO2 डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है जैसे ही उसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करा जाए, तो बिना वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधा गैस में चेंज हो जाती है, इसलिए हम उसे ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू। बाकी हम कल पढ़ेंगे और कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।